हेलो, नमस्कार, नमस्ते। तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा नाम है ऋतिक और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो कल हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज फिर से हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, 2-4 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे होमवर्क के लिए, ताकि मेरे को ये पता चले कि आप जो अभी इन वीडियोस को ढंग से देख रहे हो। और प्लीज़ अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनके आंसर्स बताना। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है आज आपके इस सीरीज़ का। तो पहला क्वेश्चन है, PCs आर कंसिडर्ड एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड दे कंटेन्स। जो पर्सनल कंप्यूटर आपके जो PCs हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, वो माने जाते हैं एज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब वो उनको फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहा जाता है। और वो कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं? आपका ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है आपका डेटा, ऑप्शन सी है आपका वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी है आपका माइक्रो प्रोसेसर्स या ऑप्शन ई है आपका ट्रांजिस्टर्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके PC है ना, वो इन्फॉर्मेशन तो बाद की बात आ जाती है। इन्फॉर्मेशन और डेटा तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मतलब जनरेशन की बात हो रही है ना, तो जनरेशन की बात को हम यहाँ पे किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब जनरेशन के गैप को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं कि मतलब जो PC हैं वो किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो वो क्या क्या चीज़ें होती थी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो क्या थे, मतलब उनमें क्या होता था, तो आपको सीधा याद रखना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इज इक्वल टू वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है ना, उनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा जो आपका CPU होता है ना, उसमें लिखा होता है पेंटियम या फिर इंटेल का डुअल कोर, क्वाड कोर, कुछ भी ऐसे करके AMD का होगा प्रोसेसर, तो उसमें AMD का A4 कुछ भी करके ऐसे करके लिखे होते हैं। तो वो प्रोसेसर्स होते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं हमारे। तो ये जो प्रोसेसर्स है कब से आने शुरू हुए थे? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से आने शुरू हुए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो आपका ऑप्शन डी है, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। तो जो डेस्कटॉप है आपका और पर्सनल कंप्यूटर, आपको पता है कि डेस्कटॉप जो डेस्कटॉप होता है ना वो पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं हम उसको। तो आपको जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी जो आपका पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि डेस्कटॉप और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम और क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर से आपको याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रो कंप्यूटर, सीधा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड का मतलब क्या होता है? हैंड हेल्ड का मतलब होता है कि जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो आपका PC है वो आपका किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप एप्पल वाले एप्पल को यूज़ करते हैं, मैक को यूज़ करते हैं, iOS, एंड्रॉयड वाले जो हैं वो, मतलब पर्सनल कंप्यूटर में मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ की, सॉरी एंड्रॉयड नहीं होगा, विंडोज़ की। तो विंडोज़ जो है वो आपको पता है कि आपके जितने भी लैपटॉप्स और PC आ जाते हैं उनमें सब में विंडोज़ होती हैं। वो एक विंडो जो है वो क्या है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक इजीली यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो PC क्या है? PC तो आपका एक कंप्लीट सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? PDA। और PDA की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। याद रख लेना, PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। लैपटॉप भी आपका PC आ गया, मेन फ्रेम भी एक कंप्यूटर की फॉर्म है, एक कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा PDA। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक और प्लास्टिक पार्ट दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक और प्लास्टिक पार्ट, कि जो नीचे लिखे हुए हैं ना आपके जो ऑप्शन, उनमें से कौन सा एक इनका मेटेलिक और प्लास्टिक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को होल्ड करता है, जो मतलब जिसमें कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं।
तो आपका ऑप्शन ए है सिस्टम यूनिट, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है आपका मेन फ्रेम और ऑप्शन डी है आपका माइक्रो प्रोसेसर, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। और अभी मैंने आपको बता दिया कि मेन फ्रेम और माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का जो सीपीयू में जो आपका प्रोसेसिंग को हैंडल करने वाला जो एक पार्ट होता है उसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। और मेन फ्रेम क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन है। सीपीयू क्या है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका। सीपीयू जो है वो मतलब इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन सीधा आ जाता है कभी कभार पेपर में कि इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, तो सीधा आपको पता है कि सीपीयू है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ये सारे जो हैं वो एलिमिनेट हो गए, तो आपका क्या ऑप्शन बच गया, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मॉनिटर, आपका जितना भी मतलब कंप्यूटर का पूरी एक असेंबली है ना, वो सारी किस में होती है, सिस्टम यूनिट में होती है। और वो किस चीज़ से बनी होती है, मेटल से बनी या तो मेटल से होगी या फिर प्लास्टिक से बनी होगी, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है सिस्टम यूनिट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स विच प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंपोनेंट्स विच प्रोसेस डेटा, जो कंपोनेंट्स मतलब जो डेटा को प्रोसेस करने वाले जो कंपोनेंट हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम यूनिट है वो सारी कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल पार्ट है उन सबको हैंडल करती है, मतलब उन सबको होल्ड करती है। तो जो इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, तो जो इनपुट डिवाइस हैं वो तो आपके डेटा को होल्ड नहीं करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है, आपके कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, वो सारे इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप आउटपुट देखते हो किसी भी चीज़ का। और ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। तो डेटा कंपोनेंट्स के होते हैं, डेटा कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके मतलब अब यहाँ पे बोला है इन्होंने कि कंपोनेंट्स विच प्रोसेस डेटा, कि कौन से कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो जो सीधा सा इसका आंसर होगा कि जो डेटा कंपोनेंट्स हैं ना वो डेटा को प्रोसेस करते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना, जो डेटा के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा उसी चीज़ को प्रोसेस करेंगे जो उससे रिलेटेड होगी। अगर आपको मान लो कि आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, आपको उसको प्रोसेस करवाना है। आपको उसको प्रोसेस करवाने का मतलब है कि आपको उसको शो करवाना है, मॉनिटर पर, स्क्रीन पर शो करवाना है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इनपुट डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको आउटपुट डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेटा कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो जितने भी अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के, जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, डेटा कंपोनेंट्स मतलब जो फिजिकल पार्ट, कीबोर्ड भी डेटा कंपोनेंट है, मतलब जिससे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। कंपोनेंट मतलब पार्ट, उसकी चीज़। तो जो ये सारे पार्ट्स हैं किसके अंडर आते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर आते हैं ना। तो जो डेटा कंपोनेंट्स भी सिस्टम यूनिट के अंदर आ गया, तो इसका आंसर जो है वो सिस्टम यूनिट होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब इनमें से जो नीचे लिखा हुआ है ना आपका, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए। तो आपका ऑप्शन ए है नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, मतलब जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड। ऑप्शन डी है नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर। अभी मैंने आपको, अब यहाँ पे बात आ गई कोर्स की। कोर क्या होते हैं, CORE, कोर। कोर ना बेसिकली लेयर्स होती हैं, लेयर्स। जैसे आपने कभी कपड़ों को तह लगाया होगा, हम कपड़ों को आयरन करके उनका तह लगा के उनको अलमीरा में रख देते हैं, ठीक है। तो हम कैसे रखते हैं अलमीरा में, एक के बाद एक के ऊपर दूसरा कपड़ा, दूसरे के ऊपर तीसरा कपड़ा, मतलब वो हम एक लेयर बनाते हैं पूरी उनकी, ठीक है। तो जो कोर्स होते हैं ना, कोर्स बेसिकली वो क्या होते हैं, एक लेयर होती है, मतलब वो लेयर्स होती हैं किसकी, प्रोसेसर की। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले या फिर जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट होंगे ना, उन सबको पता होगा कि कोर्स होते क्या हैं। बेसिकली आपको पता है ट्रांजिस्टर के भी कोर्स होते हैं, जो आपकी मैकेनिकल मोटर होती है उसके भी कोर्स होते हैं, जो आपके फ़ैन में कैपेसिटर्स लगे होते हैं उसमें भी कोर्स होते हैं, ठीक है। फ्रिज में जो आपका कंडेंसर लगा होता है उसमें भी कोर्स होते हैं आपके। तो जो जितने भी कोर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में या अपनी मतलब सिंपल शब्दों में हम उनको बोलते हैं लेयर्स। तो यहाँ पे बात आ रही है नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर। अब कोर्स को प्रोसेसर से कैसे रिलेट करें हम।
आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो आपका सीपीयू होता है उसमें कई तरह के प्रोसेसर्स होते हैं। जब से स्टार्ट हुए थे, पहला मतलब डुअल कोर, पेंटियम, ये सारे इंटेल के जो प्रोसेसर हैं, ये सब इनके नाम हैं। ये किसके नाम पर रखे हुए हैं? कोर्स के, मतलब कितने, डुअल कोर मतलब 2 कोर, उसमें डबल कोर है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेशन चल पड़ी इनकी, कोर्स की जनरेशन चल पड़ी। कौन सा जनरेशन आ गया? जैसे 5 i3 आ गया, इंटेल 3 i3 i5 i7 ऐसे करके आगे, ठीक है। तो ये तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे नहीं। तो क्या मतलब कौन सी चीज़ है कि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करती है? तो नंबर ऑफ़ कीज़ इन द कीबोर्ड। आपको पता है कि कीबोर्ड का जो क्या काम होता है? सिर्फ इनपुट देना, सिर्फ टाइपिंग करना। और तो हम कीबोर्ड से क्या करते हैं? तो इन्होंने बोला कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या अफेक्ट नहीं करता है, क्या मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर ऑफ़ कीज़ इन द कीबोर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डिवाइस दैट चेंजेस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। मतलब आपका जो फॉलोइंग, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एक इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है? आपका वो माउस हो सकता है, डिजिटाइज़र भी एक डिवाइस होता है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटाइज़र ये भी एक डिवाइस है। मॉडेम क्या है आपका? मॉडेम एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने, ये भी एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो टेलीकॉम वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा, जिन्होंने 10th और 9th 10th या 11th 12th में जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा, उनको भी अच्छे से पता होगा कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स आ जाती हैं इसकी, ठीक है। तो इसको जो सही आंसर होगा वो लाइट पेन होगा। लाइट पेन, अब आपको पता है कि आजकल के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो उन सब में आपको एक पेन मिल रहा है, ठीक है। उसको हम टैबलेट पेन भी बोलते हैं, या उसको हम इलेक्ट्रिकल पेन या डिजिटल पेन भी बोलते हैं, जिससे हम स्क्रीन पर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। मतलब डिजिटली हम अपनी इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधा उस पेन से स्क्रीन पर वो स्क्रैच करेंगे और वो स्क्रीन पर लिख देगा पेन। जैसे हम ABCD कुछ भी हम लिखते हैं वो पेन पे लिख देगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लाइट पेन, या लाइट पेन या डिजिटल पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड एज द, मतलब जो कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कुछ भी दे देगा, डिजिटल कंप्यूटर बोल देगा, या आपको माइक्रो प्रोसेसर बोल देगा, या आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। डिजिटल कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, हमने पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन करा था कि आपने बताना था कि इनमें से कौन सा जो है वो इस जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, या ऑड वन आउट वाला हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन करा था। तो उसका जो आंसर मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर है वो डिजिटल कंप्यूटर है। बाकी सारे जो हैं वो एक दूसरे जनरेशन से रिलेट हो रहे थे, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर ना वो सबसे न्यू, मतलब न्यू जनरेशन का कंप्यूटर है, जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है ना उसका कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा ना आपका, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? नर्वस सेंटर होता है ना, मतलब जिससे आप कंप्यूटर को कमांड करते हो, जिससे आपका कंप्यूटर कंट्रोल होता है। हमारा जो ब्रेन है वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही का जो कंप्यूटर का ब्रेन है, क्या है कंप्यूटर का ब्रेन? CPU, कंट्रोल यूनिट। तो वो उसको हम और क्या बोलते हैं? नर्वस सेंटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्वस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सिस्टम यूनिट मैंने आपको बताया एक कंटेनर होता है, मेटालिक या प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ है कंटेनर होता है। वो पर्सनल कंप्यूटर का क्या कंटेन करता है? इनमें से किसी एक चीज़ को छोड़ के बाकी सब कुछ कंटेन करेगा वो। तो वो क्या कंटेन नहीं करता है? मॉनिटर को कंटेन नहीं करता है, रैम को कंटेन नहीं करता है, मॉडेम को कंटेन नहीं करता है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर को कंटेन नहीं करता है। आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर किसका पार्ट आ गया? CPU का पार्ट आ गया। मॉनिटर किसका पार्ट है? कंप्यूटर का ही पार्ट है। रैम किसका पार्ट है? CPU का ही पार्ट है। अब इनमें से जो ऑड वन आउट, ये भी एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन बन सकता है। तो इनमें से ऑड वन आउट क्या हुआ आपका? मॉडेम। मॉडेम को हम बाद में अलग से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो रैम होगी वो भी इनबिल्ट होगी, आपका जो मॉनिटर है वो भी आपका साथ में अटैच होगा, ठीक है। तो इसको जो सही आंसर है वो है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। जो स्पीड है लाइन प्रिंटर की, अब ये जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है ना
उसमें आपके हर टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो कवर होंगे। इसीलिए मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है वो कैसे बना था, क्या कंप्यूटर के आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर, अब ये प्रिंटर वाला पार्ट आ गया, ये आपका आता है आउटपुट डिवाइसेस में। ये आपका चैप्टर है एक, आउटपुट डिवाइसेस। जिन्होंने 9th 10th में कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, उनको पता है कि आउटपुट डिवाइसेस का हमने एक चैप्टर पढ़ा था। तो अब उनको ये भी पता होगा कि उनकी स्पीड क्या होती है, उनको हम किस में मेज़र करते हैं। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं आपके, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, उन सब की स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड को हम मेज़र करते हैं डॉट पर मिनट में। ठीक है, अब लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर को हम लाइन पर मिनट में नहीं करेंगे। जो लाइन प्रिंटर है ना, उनको हम मेज़र करेंगे कैरेक्टर पर मिनट, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को जोड़कर ही एक लाइन बनती है। तो जो स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर जो है ना, वो उसको हम मेज़र करते हैं कैरेक्टर पर मिनट में। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो कैरेक्टर पर मिनट होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेप ड्राइव ऑफर्स डैश एक्सेस टू द डेटा। टेप ड्राइव क्या होती है आपकी, सीपीयू में जो डीवीडी डिस्क होती है ना, जिसमें हम डिस्क डालने के लिए एक स्पेस बना होता है, डीवीडी ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, वही आपकी टेप ड्राइव होती है। वो आपको एक्सटर्नल भी मिल जाती है और आपको इनबिल्ट भी मिल जाती है। लैपटॉप में साइड में एक स्लॉट बना होता है, उसमें हम बटन क्लिक करके वो स्लॉट बाहर खुल जाता है। किन्हीं लैपटॉप्स में आजकल नहीं भी होती है, वो एक्सटर्नल लेनी पड़ती है हमें, तो जो उसी को हम टेप ड्राइव बोलते हैं। तो बोलते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टेप ड्राइव ऑफर्स हमें क्या देती है, डैश एक्सेस टू द डेटा। मतलब जो अब देखो हम उसमें डीवीडी डालेंगे, तो जो डीवीडी है वो क्लॉकवाइज रन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिस भी तरह से रन होगी, लेकिन रन कैसे होगी, वो एक सीक्वेंस में रन होगी ना। मतलब 1 by 1, जैसे पहले वो एक पार्ट को शो करेगी, दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को, मतलब 1 2 3 4 करके ऐसे 1 by 1 शो करती जाएगी, हर पार्ट को रन करती जाएगी। अब ये तो आप अब मान लो कि आप मूवी देखते हो, ठीक है, आपने एक सीडी ली, किसी भी मूवी की सीडी ली, आपने डीवीडी ली, आपने उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करा, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो मूवी जो है वो आपकी बीच में से स्टार्ट होगी। तो या तो आप उसको, आपकी वो सीडी होगी, या तो वो मूवी जो है वो बेसिकली आपकी सेकंड 1 से 0 से ही स्टार्ट होगी, या फिर एंड से आपकी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपने लास्ट से स्टार्ट करनी है तो लास्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सीक्वेंशियल। रैंडम तो होती नहीं है, रैंडम मैंने अभी बताया ना, बीच में से कभी स्टार्ट नहीं होगी। और बाकी ये जो ऑप्शन हैं ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिए होते हैं। तो आपने सीधा याद रखना है कि कैसा एक्सेस देती है हमारे डाटा को, सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंस में एक्सेस देती है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूजुअली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी होती हैं, और जिनको हम साइन बोर्ड्स भी बोलते हैं, या फिर जिनको हम डिजिटल मतलब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, जहाँ पे हम कभी जाएं, अगर आप कभी किसी प्रोग्राम में गए हो, किसी बहुत बड़े नेता के या किसी मंत्री के या किसी भी आप कहीं पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हों, तो जो पीछे वाले लोग हैं उनको क्या लगा होता है कि उनके सामने स्क्रीन्स लगी होती हैं बड़ी बड़ी, ताकि वो आगे स्टेज के जो भी स्टेज पर हो रहा है उसको उस स्क्रीन पर सेम टू सेम उसको देख पाए। तो जो वो स्क्रीन्स है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जो स्क्रीन्स लगी होती है उनको हम बोलते हैं मॉनिटर्स और ओवरहेडेड प्रोजेक्शंस। आपके सर के ऊपर, मतलब आपके सामने लगी होंगी ना, बिल्कुल सामने। टच स्क्रीन तो होंगी नहीं, वो आप उनको टच थोड़ा ना कर सकते हो। वो एक होती हैं, मतलब उनको ना एक मेटल से ही बनाया होता है उनको भी। ठीक है, स्क्रीन होती है वो भी एक, जैसे आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, जो आपके वो होते हैं प्रोजेक्टर, जिनसे आप दीवार पर फोकस करके अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करते हो या किसी भी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो वो भी आपकी मॉनिटर्स या ओवरहेडेड प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, प्रोजेक्शंस बोलते हैं, प्रोजेक्टर से आपका आपने सिर्फ इतना याद रखना है, पब्लिक प्लेसेस इक्वल टू प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टर्स। ठीक है, तो इसको सही आंसर होगा वो होगा आपका मॉनिटर्स एंड ओवरहेडेड प्रोजेक्शंस ना। आपका मतलब ए और डी आपका दोनों मिल के आंसर बनेगा। आपका ऐसे भी आ सकता है बोथ ए एंड डी, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डैश वॉज बिल्ट बाय चार्लेस बेबेज। चार्लेस बेबेज कौन था आपको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर या ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था वो चार्लेस बेबेज था। ठीक है,
उसने एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। एनालिटिकल इंजन क्या था, जो फर्स्ट मतलब जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे उनको हम एबेस्कस भी बोलते थे, एनालिटिकल इंजन भी बोलते थे, ये अलग अलग मतलब फॉर्म्स है कंप्यूटर की। तो उसने जो है वो डिफरेंस इंजन भी बनाया था। अब इसका जो आंसर है वो ए और सी, और ए और सी हो सकता है इसका आंसर, दोनों इसके आंसर होंगे, ए बी और सी भी, ठीक है। बी जो है वो इसने नहीं बनाया था, ए और सी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो आप याद रख लेना, एनालिटिकल इंजन भी इसने ही बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, और डिफरेंस इंजन भी इसने ही बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से? ये तो आई थिंक सबको आता होगा। तो जो आपका कीबोर्ड है वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन असेंबलर इज डैश, एक असेंबलर। अब आपको मैं बता देता हूँ, असेंबलर जैसे मान लो कि असेंबलर का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर, किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने वाला, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाला। जैसे हम अपनी मतलब जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कि पर्सन हु असेंबल्स द प्रोग्राम और हु असेंबल्स द पार्ट्स। एक मैकेनिक हो गया, वो भी एक असेंबलर है। मान लो वो किसी भी चीज़ का मैकेनिक है, वो एक असेंबलर भी उसको हम बोल सकते हैं कि हमने आज इस असेंबलर को बुलाया था अपने। जैसे आजकल एलईडी लगा रहे हैं सभी लोग, तो आप एलईडी लेकर आ जाते हो और वो बोलते हैं 2 दिन में हमारी कंपनी वाले बंदे आके लगा जाएंगे उसको। तो वो बोलते हैं, तो वो जो कंपनी वाले बंदे आके लगा जाएंगे मतलब उसको असेंबल कर जाएंगे, हमारे घर पे उसको फिट कर जाएंगे। तो उसको असेंबल कर जाएंगे, तो जो असेंबल करेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? असेंबलर भी बोल सकते हैं उसको हम। पर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में असेंबलर होता है ना, वो आपका प्रोग्राम होता है। जो आपका प्रोग्राम है, कि जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो बहुत सारी प्रोसेस को कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है आपका। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक सॉफ्टवेयर एक्सेस प्रोवाइड करता है ना किसी भी चीज़ को। मान लो आपका एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट मान लो किसी भी तरह की वेबसाइट, चाहे वो आपकी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। आपने उसको वेबसाइट को ओपन करा और वो वेबसाइट खुल गई आपकी, ठीक है। तो जो वेबसाइट खुली वो क्यों खुली? क्योंकि आपने उसके पीछे कोडिंग करी हुई है, ठीक है। तो जो कोडिंग करेगा ना बंदा, जो पीछे से कोडिंग कर रहा है, जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही है, वो क्या है? असेंबल है। वो हमने मतलब जो कोडर ने उसको असेंबल किया हुआ है। तो जो प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, कोई भी एक्सेस ऑफ डेटा, मतलब किसी भी प्रोग्राम को हम जो है वो असेंबलर भी बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है वो प्रोग्राम को हम असेंबलर बोलते हैं, ठीक है। इतना याद रख लेना, असेंबलर जो है वो प्रोग्राम होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और आपका कंप्यूटर अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है, या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, कि जो इंडिया का पहला फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है वो कौन था, क्या नाम था उसका, जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था? सुपर 301, ब्लू जीन, या फिर परम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परम। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर का आपने नाम बताना है। तो आप याद रख लेना, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है ना, उसका नाम है प्रत्यूष, ठीक है। और जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है, जो इंडिया ने पहली बार डेवलप किया था, उसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ याद रख लेना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ डैश। जब आप पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करोगे, 4 से 5 कंप्यूटर ले लिया आपने, उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया, वो क्या फॉर्म करते हैं? हमने किसी भी चीज़ को एक साथ कनेक्ट किया तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एंटरप्राइज फॉर्म करेंगे, सर्वर फॉर्म करेंगे, सुपर कंप्यूटर फॉर्म करेंगे, या फिर नेटवर्क फॉर्म करेंगे। ये तो यार एक मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं वो एक नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो नेटवर्क होगा। अब मेरे को आपसे एक डेफिनेशन पूछनी है, आप सबने मेरे को बताना है इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट क्या है? या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इंटरनेट है क्या, मतलब जो इंटरनेट वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। प्लीज़ गूगल मत करना कोई भी, बस मेरे को अपने नॉलेज से बताना, जिसको पता होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसीज कॉमा वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स इज एंड डैश। अ सेंट्रल कंप्यूटर मतलब आपका एक मेन कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था कि सर्वर क्या होता है। सर्वर होता है, मान लो आपका बैंक है एक पूरा, या आपकी कोई आईटी कंपनी है, कोई भी आपका एक शोरूम है या कुछ भी है आपका, जिसमें आपके 8 से 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो उनमें उन 8 से 10 कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर ऐसा होगा ना जिसके पास उन सभी जितने भी बाकी के कंप्यूटर बच गए उन सब की एक्सेस होगी। मतलब वो उस एक कंप्यूटर में हम उन सभी कंप्यूटर के डेटा को व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल कंप्यूटर है ना उसको हम सर्वर बोलते हैं। सीधा याद रख लेना, सेंट्रल कंप्यूटर इज इक्वल टू सर्वर। तो जो इसका आंसर होगा ना वो होगा सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके लिए होमवर्क है कि पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज डैश। यह आपको होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, और इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव डैश। ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बता देना। आप इसको ये मत समझा करो कि हमें मतलब ये नहीं बताते हैं हमें और हमें करने को बोलते हैं। इससे आपका ही नॉलेज है, आपका ही फ़ायदा होगा। आप किसी भी चीज़ को सर्च करोगे वो आपको खुद याद रहेगी, और आप इन वीडियोस को बार बार देखोगे, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।